जय हो और जय हिंद। वेलकम टू गंभीर टॉक्स। और आज हम गंभीर मुद्दा लेके आए हैं। हमारे कई डॉक्टर खुश हैं, कई हॉस्पिटल वाले खुश हैं और कई खुश नहीं हैं। वो है CGHS एड्स। जो नए रिवाइज गाइडलाइंस आई हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा को हम आगे ले जाएंगे। चर्चा बहुत बड़ी है और मैं चाहूँगा कि आपके इनपुट आएँ, तो आप इस पब्लिकेशन और यूट्यूब को देखिए और अपने विचार डालिए। पहला, CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। मिलियंस ऑफ लोग हमारे देश में जो सरकारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में और बाकी गवर्नमेंट में, उनको CGHS लगता है। वो हमारे से हेल्थ सर्विसेज लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ये देखा जा रहा था कि नर्सिंगों वाले या हॉस्पिटल वाले उनके रेट से खुश नहीं थे। तो ऐसा होता था कि CGHS के पेशेंट को आउट ऑफ द पॉकेट खर्चा देना पड़ता था। यानी कि उनको 1 लाख रियम्बर्स हो जाता था और सपोज 50,000 1 लाख देने पड़ते थे। तो दोनों तरफ से प्रेशर था, पेशेंट्स की तरफ से भी और डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ से भी, कि इसको अच्छा बनाया जाए। जो 2023 में रेट्स हुए थे उसको अभी मॉडिफाई किया गया है। 2024 में भी 56 सर्जिस का एम्पैनलमेंट बढ़ा था और 2025 में, अभी 13 अक्टूबर 2025 में इसको फिर रिवाइज किया गया है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, जब हमने CGHS के एडमिनिस्ट्रेटर से बात करी कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, जो हमारे मिलियन ऑफ बेनिफिशरी हैं उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो पेशेंट को ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए, उनको एक पास का एक छोटा या बड़ा हॉस्पिटल मिलना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट को अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि सारे लोगों को हम हेल्थ केयर सिस्टम दे पाएँ। और ना कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्ड होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसपेरेंट बिलिंग का सॉफ्टवेयर बनाया गया और पेशेंट को एक होप हुई कि हमको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अपने घर के पास ही मिल जाएगा। अब इनके लिए क्या हुआ कि एक स्ट्रक्चरल डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने, जो कि हम अभी आगे बात करेंगे। और ये बेस रहेगी हमारी कि पहले का एम्पैनलमेंट ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम ये पॉलिसी बनाएंगे। ये पॉलिसी कैसे बेस थी? ये पॉलिसी बेस थी हमारी एक्रीडेशन सिस्टम में। यानी कि अभी तक जो भी CGHS एम्पैनलमेंट हॉस्पिटल थे उनका एम्पैनलमेंट ख़त्म हो जाएगा। 90 दिन दिए हैं गवर्नमेंट ने कि आप अपने आप को री एम्पैनलमेंट कराएं। उसके लिए जो भी क्राइटेरिया गवर्नमेंट देगी, चाहे वो एक्रीडेटेड हॉस्पिटल है या नॉन एक्रीडेटेड। इसलिए NABH एक्रीडेटेड हॉस्पिटल को 15% ज़्यादा पैसे दिए गए हैं, नॉन एक्रीडेटेड को 15% कम दिए गए हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उनको फिर 15% ज़्यादा पैसे दिए गए हैं। तो ये तो हो गया एक्रीडेटेड और नॉन एक्रीडेटेड। दूसरा, 3 कैटेगरी में हमारी सिटीज़ को गवर्नमेंट ने डिवाइड किया। कैटेगरी 1 जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर, अब मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, वो आगे उनको एक्स सिटीज़ बोला गया। टायर 2 सिटीज़ जिनको वाई सिटीज़ बोला गया और टायर T सिटीज़ उनको Z सिटी बोला गया। तो हमने XYZ में हमारे शहरी का, डिस्ट्रिक्ट्स का वर्गीकरण किया और जिसको हमने टैग करा। स्पेशल रीजन के लिए थोड़ी सी रिबेट दी गई और वहाँ स्पेशल स्ट्रक्चर था, जैसे लद्दाख था, हमारा फार ईस्ट एरिया था, तो ट्राइबल एरिया है तो वहाँ पे अलग रिलैक्सेशन दी जाएगी। फिर वार्ड्स को इसको डिवाइड किया गया, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट वार्ड को दिया गया। और स्पेसिफिकेशन आई प्रोसीजर के लिए कि डे केयर के प्रोसीजर होंगे उनको भी इंक्लूड किया गया है और एडमिशन्स को भी इंक्लूड किया गया है। इन सबको ये लिया गया है कि एक उदाहरण में कि अगर 1000 रुपये टायर 1 सिटी में मिलते हैं तो नॉन NABH हॉस्पिटल को 850 रुपये मिलेंगे। वही 900 रुपये मिलेंगे टायर 2 सिटी में, 800 रुपये मिलेंगे टायर 3 सिटी में। पैसे की थोड़ी सी कमी है लेकिन फैसिलिटी सारी मिलेगी और 1150 मिलेंगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो एक मैंने उदाहरण दिया है। अब जहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट हुई थी 2023 में, ओपीडी को 150 रुपये से 350 रुपये किया गया था, यानी कि 133% इंक्रीज किया गया था। अब देखा गया IPD को 300 से 350 किया गया था। यहाँ एक इश्यूज आ रहे हैं कि सारे के सारे पैकेजेस आज भी इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, फिजिशियंस, उनकी कंसल्टेशन फ़ी इंक्रीज नहीं की गई है। ICU के 860 रुपये का ICU चलता था 223 में, जिसको 5400 रुपये किया गया, यानी कि 526% इंक्रीज़ किया गया। ये पेशेंट की भी डिमांड थी
और हॉस्पिटल की भी डिमांड थी कि कोई कॉस्ट नहीं निकल पा रही थी इसके लिए। 2024 में क्या हुआ कि सर्जिकल प्रोसीजर्स हमने 15 से 30% को बढ़ाए, 58 प्रोसीजर्स हमने अपडेट किए। इसके कारण कई और सीजीएचएस में हमारे हुआ। अब 2025 में क्या हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट कि एम्पेलमेंट प्रोसेस मस्ट है। पहले क्या होता था कि एम्पेलमेंट होता था, हम वैलिडिटी बढ़ाते थे, सीजीएचएस जाओ, हमने वैलिडिटी बढ़ा दी, 6 महीने बढ़ा दी। हमने रेट्स थोड़े से हमने लिख के दिया हॉस्पिटल वाले ने, हम रेट मॉडिफाई कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते थे। रेट्स चेंज कर देती थी गवर्नमेंट। लेकिन अब क्या हुआ है कि टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। प्रीवियस एमओयू जो भी किसी हॉस्पिटल से है वो सीज हो जाएगा। 90 दिन के अंदर मेरे को नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एमओए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द हॉस्पिटल एंड मिनिस्ट्री होगा। अगर कंप्लायंस नहीं होता है तो उसको डी एनपेलमेंट कर दिया जाएगा। तो नीड क्या हॉस्पिटल के लिए, उसको एनपेलमेंट करें। इसके साथ जो क्लॉज मिला है बैंक गारंटी का भी है, कितनी है अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं की है, और न्यू डिफरेंशियल रेट्स पे किया है। उदाहरण के लिए बहुत प्रॉब्लम आती थी मल्टीपल सर्जरीज की, कि पहली सर्जरी प्राइमरी सर्जरी पे 100% पैसे मिलेंगे, सेकेंड सर्जरी पे 50% मिलेंगे, थर्ड सब्सिक्वेंट सर्जरीज पे उसी आदमी पे 25% मिलेंगे। ये नहीं कि मैं एक एक सर्जरी का 100% लगा दूं। उनकी कंप्लेंट ये रहती थी कि 3-3 कोड लगा रहे हैं और कॉस्टली होता जा रहा है। अब अगर डिफरेंट एनाटॉमिकल साइट है तो पहली पे 100% और दूसरी पे 50%, यानी कि अगर बायलेटरल हाइड्रोसील है, बायलेटरल हर्निया, तो एक के अगर हम लगाएंगे तो उसके 100%, दूसरे के 50% मिलेंगे। पैकेजेस, जैसे अब टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो पैकेजेस आ गए हैं। लेप्रोस्कोपी के लिए 1 से 3 दिन का आ गया है, मेजर सर्जरी के लिए 7 दिन का आ गया है, और स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए 12 डेज का आ गया है। अनलेस नीडेड इसको एक्सटेंड किया जाता है। तो इसलिए कॉस्ट सेविंग और इम्प्रूवमेंट करने की हमने कोशिश की है। अब टेक्नोलॉजी से ये हो गया कि हमको सुपर स्पेशलिटी की भी जरूरत पड़ती थी। पहले उसी कोड में सुपर स्पेशलिटी काम करते थे, तो अब 15% सुपर स्पेशलिटी को ज़्यादा दिया गया है। अब सीजीएचएस वाले कहते हैं कि हमने सब कुछ किया स्टैंडर्डाइज करने के लिए, हमने किया क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, हमने किया इसको टेक्निकल इंटीग्रेशन के लिए और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं हमारे को आधार कार्ड से लिंक्ड है, और अब आभा कार्ड, हमारे आभा कार्ड जो कि हेल्थ के लिए मस्ट हो जाएंगे, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, तो एक डिजिटल आइडेंटिटी बंदे की मिल जाएगी करके। अब हमारे ये तो हो गया है, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। 90% इम्प्लीमेंटेशन इसमें कि प्रॉब्लम आ रही है कि क्या ये 90 डेज में इम्प्लीमेंट हो जाएगा मेरा ऑर्डर, नहीं। कंप्लायंस कितनी रहेगी, क्वालिटी कितनी अच्छी रहेगी, अफोर्डेबल प्रोसेस कितना अच्छा रहेगा, रेवेन्यू मॉडलिंग कैसे होगी, क्या सरकार पैसे बता देगी, और करप्शन का, बिकॉज इसके अंदर कई कैच हैं। दवाइयों के चार्जेस तो आप कई जगह 100% दे रहे हो, और कई जगह आप पैकेजेस दे रहे हो। तो पैकेजेस में अस्पताल कितने पैसे रखेगा, डॉक्टर्स को कितना देगा। अभी आपने देखा होगा कोविड और कोविड के बाद प्रेस में कितना आया कि अगर 15 लाख बिल लिया है तो मात्र 50,000 डॉक्टर को मिलता है, 4 डॉक्टर मिलकर उसको शिफ्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली डॉक्टर्स को कितना पैसा मिलेगा ये पैकेजेस पे है। कार्डियक पैकेजेस अलग रहेगा, न्यूरोसर्जरी पैकेज अलग रहेगा, लेप्रोस्कोपी पैकेजेस अलग रहेगा। ये सारे के सारे इश्यूज आ रहे हैं। जब हम कंपैरिजन करेंगे, सीजीएचएस रेट अलग हैं, ईएचएस रेट्स अलग हैं, डीजीएचएस रेट अलग हैं हमारे, और आयुष्मान के रेट अलग है, और अलग अलग स्टेट के अलग अलग पैनलमेंट है, ईएसआई के रेट अलग है। तो इसके लिए ये सारे के सारे इश्यूज आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें भी स्टैंडर्डाइजेशन है। पैकेजेस में फिजिशियन के रेट अभी भी 350 रुपये हैं, यानी कि 700 रुपये में उनको पेशेंट देखना पड़ेगा, चाहे हॉस्पिटल इसके कितने भी पैसे ले, कितना भी उनको पैकेज मिल रहा है। कई हॉस्पिटल ने तो फिजिशियन के रेट बढ़ा के पैकेजेस में शेयरिंग मैकेनिज्म कर लिया है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी ठीक है। तो कई डॉक्टर्स को इसमें बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा, फिजिशियंस को, कई डॉक्टर्स को, सर्जन्स को पैकेज के हिसाब से लाभ मिलेगा। अब जैसे अमेरिका में देखा गया, उनकी मेडिकेयर सर्विसेज है या एनएचएस है, तो वहाँ पे मेडिसिन में और वहाँ पे बहुत करप्शन पाई गई है। यानी कि हमारे देश में ही है, वहाँ पे भी करप्शन है कि लोग गलत एडवाइस करते हैं, गलत ट्रीटमेंट लिखते हैं, महंगी दवाई लिखते हैं ताकि उनको पैसे तो मिल जाएं, और लेकिन डॉक्टर को पैसे नहीं मिलते। तो ये चीज़ एक्सप्लॉयटेशन कितनी होती है,
क्योंकि इसको कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा फायदा मिलेगा, नर्सिंगों को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात, ये सीजीएचएस स्कीम सिर्फ 50 बेड के हॉस्पिटल से ऊपर लागू करी गई है सरकार ने, जो कि बहुत गलत है। एवरेज हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे देश में फैमिली रन हॉस्पिटल्स हैं जहाँ मियाँ बीवी एक फैमिली चला रही है, जो ऑलमोस्ट 15 से 25 बेड के बीच में है, मे भी 10 से 25 है कई जगह। तो अब एक तरफ तो लैब को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सीजीएचएस वाले, एक जगह डेंटल क्लिनिक को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सिंगल रन क्लिनिक को कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे 50 बेड से नीचे हॉस्पिटल को रिकॉग्नाइज। ये डायकॉटमी है, ये विडंबना है। जब तक ये ठीक नहीं होगी तो हमें इन मुद्दों को लेना चाहिए कि अगर एम हमारा पेशेंट को अप्रोच करने का है तो छोटे नर्सिंग होम जो भी एक्रेडिटेड है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी रजिस्टर्ड हैं, उनको भी होना चाहिए। अब मुद्दा आएगा कॉर्पोरेट वर्सेस नर्सिंग होम वर्सेस डॉक्टर। सबके लिए विन विन पोजीशन होनी चाहिए। हमें मिलके इसके लिए कंटेस्ट करना चाहिए, एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए कि डॉक्टर्स के भी पैसे बढ़ें, स्मॉल नर्सिंग होम को भी फ़ायदा हो और कॉर्पोरेट को भी फ़ायदा हो, ताकि अल्टीमेटली हमारा मेन एम है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इम्प्रूव हो और हम देश को स्वास्थ्य और हेल्दी और आयुष्मान बना पाए। आई थिंक कई मुद्दे आए होंगे, कई मैं कमेंट इसमें लूँगा, कई मुद्दे हमने फ्लैग किए हैं ताकि आप इस पर कमेंट कर पाएँ और हम आगे बढ़ें। धन्यवाद।